प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु दौरे के दौरान 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मेट्रो में भी किया सफर। विद्यार्थियों से की बातचीत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को सुरक्षा कवच फसल बीमा दावा भुगतान का कल राजस्थान में कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए का होगा डिजिटल भुगतान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वन महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार का प्रदेश भर में लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य। पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का दिया संदेश। और राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी कर मोदी के पीएम बनने के आरोप पर बोले सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, सरकार वोट चोरी से नहीं लोगों की पसंद से बनती है। पूछा, क्या वोट चोरी से बनती थी कांग्रेस की सरकार? नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बेंगलुरु दौरे के दौरान 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आवागमन सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु और बेलगावी के बीच वंदे भारत रेल सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने अमृतसर और कटरा तथा नागपुर से पुणे के लिए वंदे भारत रेल सेवाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। बता दें, वंदे भारत रेलगाड़ियां बेहतर यात्रा अनुभव के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत ट्रेन उत्तर कर्नाटक और राज्य की राजधानी के बीच संपर्क बढ़ाएगी। इस अवसर पर उन्होंने ट्रेन में सफर भी किया और उसमें मौजूदा विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मेट्रो यात्रा के दौरान छात्रों से उनकी पढ़ाई, करियर और जीवन के लक्ष्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि देश का भविष्य उनके हाथों में है और युवा शक्ति ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेंगलुरु मेट्रो विस्तार और देश भर में तेज होती अधोसंरचना परियोजना की कड़ी में एक अहम कदम माना जा रहा है। येलो लाइन खुलने पर उन्होंने भी मेट्रो परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े शहरों के साथ होती है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। केंद्र सरकार किसान हितैषी नीतियों व तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान कर रही है। इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 11 अगस्त 2025 को राजस्थान के झुंझुनू में ऐतिहासिक बीमा दावा भुगतान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे तथा मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। यह कार्यक्रम सोमवार 11 अगस्त को दोपहर 12 बजे झुंझुनू हवाई पट्टी पर आयोजित होगा, जिसमें नजदीकी जिलों के किसान शामिल होंगे, जबकि देश भर के विभिन्न राज्यों के लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से भी समारोह से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत ग्रामीण भारत के करोड़ों किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 11 अगस्त को देश में पहली बार 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इसमें राजस्थान के 7 लाख से अधिक किसानों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। शिवराज सिंह के अनुसार राज्यवर बीमा दावा क्लेम के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों को 1121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और शेष राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए की राशि का सीधा लाभ मिलेगा। चलिए रुक करते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण सिर्फ पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा भी देता है। वन महोत्सव के जरिए सरकार प्रदेश भर में लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस दौरान उन्होंने वोट चोरी की बात पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामाजिक संगठनों से भी यह अपील करता हूं कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे, हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खरे नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है और वो बौखला करके इस प्रकार का, कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया है। भिवानी पहुंचे भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए 60 साल के कांग्रेस राज पर सवाल खड़े किए। वहीं हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने खाप पंचायतों से सक्रिय होने की भी अपील की। भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और उसके बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के वोटर को जब तक कांग्रेस के काम व नीतियां अच्छी लगी तब तक कांग्रेस को सत्ता दी, पर अब वोटर्स की पसंद भाजपा है और तभी बार बार भाजपा सरकार बन रही है। सही आदमी जो इस देश के हैं उन्हीं का वोट रहे। रोहिंग्यान हैं, बांग्लादेशी हैं, उनका वोट, या किसी ने 2-2, 4-4 वोट बनवा रखे हैं एक आदमी ने, वो वोट एक आदमी का एक ही जगह बने। दूसरे देशों से आए हुए वोटर यहाँ इस देश में वोट ना बनवाएं, क्योंकि बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की, रोहिंग्यान की इस देश में एंटर हो चुकी थी। इस देश के मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया। बीजेपी पिछले 11 साल से लोगों के वोट के हिसाब से चुन के आई है। क्या आप ये मानोगे 47 के बाद कांग्रेस ने 30 साल लंबा रेगुलर राज करने के बाद 60 साल तक राज किया कि वो वोटों की चोरी से बने थे? अरे उनको लोगों ने पसंद किया था तो उनको दे दिया। जब उनके काम पसंद नहीं आए और बीजेपी लोगों की पहली लाइकिंग होगी सारे देश में। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद विपक्ष बार बार संसद सत्र चलाने की मांग कर रहा था। अब सत्र शुरू हुआ तो इसकी अवधि भी बढ़ाई गई तो विपक्ष हंगामा कर सत्र को चलने नहीं दे रहा। वहीं मणिपुर हिंसा पर भी विपक्ष सवाल पूछता था और जब संसद में मणिपुर पर बिल आया गया तो विपक्ष पर अब चर्चा करने को तैयार नहीं। साथ ही कहा कि रोहिंग्या व बांग्लादेशी लोगों के वोट काटे तो भी विपक्ष देश की बजाय देश में आतंक फैलाने वालों के साथ खड़ा हो गया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष को चाहिए तो वो देश के विकास समस्याओं को खत्म करने व राष्ट्र को विकसित बनाने के सुझाव दे। जब हमारा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था और उसके बाद विपक्ष ने बार बार ये कहा कि सेशन जल्द बुलाया जाए, सेशन बीच में बुलाओ, और जब देश की पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा
ये सेशन बुला लिया और सेशन भी लंबा बुला दिया। तो हैरान की बात यह है कि उस चर्चा से बचने के लिए बाइकाट करने लगे। पूरे 2 हफ्ते तो काम ही नहीं चालू किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 ग्राउंड में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। यहां 14 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रदेश के मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज अंबेडकर चौक पहुंचकर बुजुर्गों के साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने शहीद स्मारक राजा नाहर सिंह पार्क पहुंचकर शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहाँ पे जाके सर पे जाके फूलमालाओं से और बंटवारे के विभाजन के समय जिन लोगों ने सबको देखा, पाकिस्तान हिंदुस्तान को उसको सम्मान भी किया है और निमंत्रण दिया है 14 तारीख को 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं। पूरे हरियाणा का विभाजन के समय जिस समय हुआ 14 तारीख का, उसका कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश का रखा है। आज शहीद स्मारक पर गए, उनको भी सम्मान सहित हम सब लोगों ने किया है और उनको भी सम्मान किया जिन लोगों ने सबको देखा है। तो मैं तो कहूँगा कि सब 14 का निमंत्रण भी हमने दिया है कि 14 के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। वहीं एक बुजुर्ग ने बताया कि जब देश का बंटवारा हुआ उस समय उसकी उम्र मात्र 15 साल थी और पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू हो गया था। वे और अन्य लोग किस तरह अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान पहुंचे। खौफनाक मंजर को याद कर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि सरकार की यह एक अच्छी पहल है कि वह विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। यह उनके जख्मों पर मरहम का लगाने का काम होगा। मैं वहाँ पे दरिया खान डिस्ट्रिक्ट में वाली का रहने वाला हूँ और उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। स्टडी कर रहा था 9th में। उसके बाद 3 सितंबर को हमारे ऊपर हमला हुआ। वहाँ के कैप्टन बिलोच मिलिट्री के थे, उनने हमला कराया। 1700 फायर किए, किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुए। रात को काली जी के मंदिर में कैंप बनाया गया और उसमें रात को 3-4 बजे फिर हमला करवा दिया। उसमें आरएसएस के शिक्षकों ने बहुत कुछ योगदान दिया। उन बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम यही प्रोत्साहन है कि हमारे दुख दर्द को शेयर कर रहे हैं। ये कम है क्या, बहुत है, हमारे लिए बहुत है। पलवल में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केएमपी व आगरा पलवल क्रॉसिंग पर पौधारोपण किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएं। सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों व आमजन को पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से लोगों को सचेत किया जा सके। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान इस देश के हर व्यक्ति से किया है, एक पेड़ मां के नाम, ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, ये देश और दुनिया के आने वाली चुनौतियों को, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं उसके लिए भारत जागरूक रहे, भारत की आने वाली पीढ़ी जागरूक रहे। तो मैं ऐसा आह्वान आपके चैनल के माध्यम से भी करता हूं कि सभी एक पेड़ लगाकर इस पृथ्वी को सुंदर और स्वच्छ और शुद्ध आने वाली पीढ़ी को सांसें मिले, इसलिए हम सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए। 1000 से ज्यादा पेड़ इस प्रांगण में लगाए जाएंगे। हमारे इसकी देखरेख हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आने वाले समय पर आपको दोनों चौराहे जो आपको दिखाई देता है ये भव्य और दिव्य बनते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ समय के बाद। उप वन संरक्षक पलवल नरेश कुमार रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष पलवल वन मंडल के अधीन नर्सरियों में 6 लाख पौधे उगाए गए हैं। पौधागिरी स्कीम के तहत लगभग 60,000, जल शक्ति अभियान के तहत 40,000 तथा फ्री सप्लाई स्कीम के तहत लगभग 55,000 पौधे स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतों सहित अन्य विभागों और आमजन को वितरित किए गए। कुल 6 लाख पौधे हमने तैयार किए, जिसमें से हमने 75,000 पौधे जल शक्ति अभियान में वितरित किए और 50,000 पौधे हमने पौधगिरी जो स्कूल कॉलेज में देते हैं उनको वितरित किए।
दिए और 50,000 पौधे फ्री सप्लाई बोलते हैं, जिसमें आम जन संस्थाओं को वितरित हमने किए हैं। और विभागीय जो हमारा टारगेट है वो 2.5 लाख पौधों का है, तो वो 15 अगस्त तक हम सारे पौधे लगा देंगे। आज हमारी जो बेसिक आवश्यकता है वो शुद्ध वायु और शुद्ध जल है, तो उसके लिए हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक बहुत सुंदर वसुंधरा उसको सौंपे। स्थानीय लोगों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करना जरूरी है। जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें आगे अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो पेड़ लगाना है। और हम एक बात और बोलूंगा मैं, पेड़ लगाने के साथ साथ हमें जरूर है इनकी देखभाल करनी है। हम पेड़ लगा जाते हैं, उसके बाद उनकी तरफ पलट कर नहीं देखते, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है जिस पेड़ को हम लगाएं उसकी देखभाल भी करें। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। इसको लेकर आंसर शीट की स्कैनिंग का कार्य पूरा हो चुका है। किसी भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय न हो, इसके लिए रिजल्ट को विभिन्न स्तरों पर जांच के बाद उसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, लेवल 2 व लेवल 3 में परीक्षार्थियों से ऑब्जर्वेशन दर्ज करवाने के बाद एक्सपर्ट का रिव्यू ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक ऑब्जेक्शन इंग्लिश विषय के आए। जो ऑब्जेक्शन तकनीकी व तार्किक तौर पर सही हैं उन्हें अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आंसर की को रिवाइज नहीं किया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में पूर्व शिक्षाविद डॉक्टर RD वर्मा की स्मृति में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। पोस्ट एग्जाम प्रोसेस जो प्रोग्रेस में है, स्कैनिंग जो है वो MR शीट की वो हो चुकी है। और जहाँ तक आगे की जो प्रक्रिया है, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जो परीक्षार्थी होते हैं उनके साथ किसी प्रकार कोई अन्याय ना हो जाए। इसलिए हम इस प्रकार से रिजल्ट का भी प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं कि जैसे जो परीक्षार्थियों के ऑब्जेक्शन आए हैं उनके ऊपर विचार किया जा चुका है। इंग्लिश में ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए और वो सारे ऑब्जेक्शंस हमने कंसिडर कर लिए हैं और बाकायदा जो ऑब्जेक्शंस लॉजिकल थे उनको हमने ड्यू कंसिडरेशन दे दिया है। और 3 लेवल में, चाहे वो L3 हो PGT के लिए, चाहे L2 हो TGT के लिए, चाहे L1 हो PRT के लिए, उनका सब्जेक्ट वाइज बाकायदा इवैल्यूएशन किया जाता है और उसमें इस प्रकार का कोई इश्यू नहीं आता है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि कविता या संगीत अपने आप में सामवेद का एक प्रतिरूप होता है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, सामवेद अपने आप में जो है वो संगीत में है, एक जो अभिव्यक्ति है और अध्यात्म का रूप। तो कविता को मैं अध्यात्म से भी जोड़ना चाहता हूँ। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा महेंद्रगढ़ जिला भले ही इस जिले को पिछड़ा जिला कहा जाता रहा है, लेकिन ये जिला विकास की दृष्टि में सबसे अलग दिखाई देने लगा है। चाहे वह गांव की चौपाल हो या फिर शहर की चकाचौंध, इसी का एक जीता जागता उदाहरण है महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला गांव नीरपुर राजपूत। इस गांव के युवा सरपंच रतनपाल सिंह चौहान ने ग्राम विकास कर सबको चकाचौंध कर दिया है। इस ग्राम विकास को देख प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सरपंच को मार्च 2025 में सम्मानित कर चुके हैं और अब देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को सरपंच को सम्मानित करने के लिए दिल्ली का निमंत्रण भेजा है। गांव के युवाओं ने कहा कि बुजुर्गों का मार्गदर्शन और युवाओं की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे युवा सरपंच ने पंचायत और गांव के युवाओं की कमेटी बनाकर विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया। सरकार से भी हमें समय समय पर सहायता और मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो यूथ के पास जो एनर्जी होती है और एक नया आइडिया जो निकालने की जो कैपेबिलिटी होती है, तो यूथ के जो सरपंच है आइकन एक तरीके से रतनपाल जी, और इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने एक अपनी टीम बनाई। उस टीम का एक साथी मैं भी हूँ और हमने फिर क्लब भी बनाया, पंचायत और क्लब ने दोनों ने मिलके। तो रतनपाल जी एक तरीके से युवाओं के जो मेन चेहरे हैं और उनको जो सम्मान मिला है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मिलने वाला है, तो एक तरीके से सभी टीम की क्षेत्र की मैं जीत समझता हूँ। गांव के विकास कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया था मेरे को। मार्च 2025 में मेरे को सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, और अभी भी 15 अगस्त के उसमें भी मेरे को सम्मानित का वो दिया है PM साहब ने। दूसरा अवार्ड मिलता है तो अपने गांव की सबसे ज्यादा आशीर्वाद रहा है मेरे गांव का। युवा साथी, अब देख सकते हो आप कितने युवा साथी हैं
हमने जबरदस्त इस तरीके से काम किया है कि हम अपने युवा साथियों को साथ लेके चलते हैं। भारत देश के हर नागरिक की आन और शान का प्रतीक तिरंगा के सम्मान में जहां पूरे देश में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, आज उसी कड़ी में कैथल के दशहरा मैदान स्थित सैनी धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा शुरू की। इस यात्रा में भारी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह से देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा में आगे बढ़े और शहर के भगत सिंह चौक पर लगी अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत माता का जय घोष किया। इस तिरंगा यात्रा की कैथल जिला भाजपा अध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व विधायक भाई लीलाराम और भाजपा नेता राम प्रताप गुप्ता ने अगुवाई की। मंडल है पूरे कैथल में, तो सभी मंडलों में 3 दिन तक लगातार यह यात्राएं निकलेगी और उसके बाद विधानसभा अनुसार यह यात्रा निकलेगी। और यही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यात्राएं निकाली जा रही है, तिरंगा यात्राएं। वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद हुए हैं, हम उनको याद करने के लिए, उनको शहादत को नमन करने के लिए और उनको याद करने के लिए आज हमने यात्रा निकाली है। और पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में, हर शहर में, हर कस्बे में, गाँव में, अब की बार तो मंडल स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं में, जनता में इतना जोश होता है कि त्योहार के रूप में ये मनाते हैं। और तिरंगा जो है ये हमारे लिए आन बान शान, हर भारतीय के लिए जो भारतीय है उसकी आन बान शान को दर्शाता है। और हम भी तिरंगा का, जो हर भारतीय जितना सम्मान तिरंगा का करता है कि अपनी जान से ऊपर हम अपने तिरंगे को मानते हैं। और सब भारतीयों का ये फर्ज बनता है, आज इनका जो जोश देख के हर नागरिक का हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि हमारा यह तिरंगा हमारी आन बान शान और जान है। उन्होंने कहा कि आज हम आज़ादी की खुली हवा में रह रहे हैं। यह हमारे अमर वीर जवानों द्वारा अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे देश को दिलाई आज़ादी की बदौलत है। उन्होंने कहा कि हम जिला की जनता से आह्वान करते हैं कि वे देश की आज़ादी के अवसर पर अपने घरों, दुकानों पर तिरंगा लगाकर इस महान पर्व को धूमधाम से मनाएं। नगरवासी, शहरवासी, देशवासियों को, सभी को यही आह्वान करूंगी कि भी तिरंगे के सम्मान में अपने घरों पर, अपनी दुकानों पे, जितना भी आपके कर्मस्थल है, सब जगह पे हमारा तिरंगा लहराना चाहिए 15 अगस्त के दिन। लेकिन आज हमारे को इतनी आज़ादी मिली है कि हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। और जब ये होना चाहिए तो हमारे हर वार्ड के अंदर से, हर मंडल उपाध्यक्ष, ये सब के सब मिल करके तिरंगा यात्रा सब जगह से निकाल रहे हैं, गली गली से निकाल रहे हैं और सबको यही संदेश दे रहे हैं कि अपने हर घर के ऊपर, घर छत के ऊपर कि हमारा तिरंगा का झंडा लगना चाहिए। मोदी जी की जो मुहिम चलाई गई है 2 से 15 अगस्त तक, हर घर हमें झंडा लहराना है और हर तिरंगा.com पर हमें उसको अपलोड करना है। इस मुहिम को मैं सभी नगर वासियों से, प्रदेश वासियों से सबसे अपील करना चाहूंगी, अपने घर, अपनी दुकानों पर, जहां पर भी कम्युनिटी सेंटर्स, हर जगह आप तिरंगा झंडा जरूर लहराएं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए डाक विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। अम्बाला डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि आम जनता डाकघरों से मात्र 25 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकती है। अम्बाला मंडल के 79 डाकघरों में तिरंगे उपलब्ध हैं और जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहें वे भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू किया गया था। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जा रही है। यह बिक्री एक झंडा 25 रुपए का है, जिसका साइज 3x2 का है। हमारे अम्बाला मंडल में 79 पोस्ट ऑफिस हैं जो यमुनानगर, पंचकूला और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। मोस्टली सभी पोस्ट ऑफिस में यह तिरंगा उपलब्ध होगा। जो लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस पर्व को पूरा धूमधाम से मनाएं और इस राष्ट्रीय पर्व में अपना पूरा हिस्सा निभा सकें।
तिरंगा खरीदने पहुंचे स्थानीय निवासियों ने भी अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक गर्व का क्षण होता है जब हम अपने घर पर तिरंगा फहराते हैं। सरकार द्वारा चलाया गया विशेष अभियान देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करता है। डाकघरों में तिरंगा उपलब्ध होने से अब हर कोई आसानी से इसमें भाग ले सकता है। मैं यहाँ पे जो है इन बात का तिरंगा लेने आया हूँ। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, आप इसको जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खरीदें और इसका मात्र मूल्य 25 रुपये है, ताकि आप इसको लें और अपने देश के गर्व को महसूस करें। वर्ष 1959 में बार्बी डॉल को अमेरिकी कंपनी मेटल के माध्यम से बच्चों के लिए मार्केट में लाने वाले बार्बी डॉल के निर्माता यूथ हैंडलर ने भी नहीं सोचा था कि उनका ये खिलौना दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि 7 दशक बाद भी उनकी इस गुड़िया की नकल 7 समुंदर पार भारत जैसे देश में आधुनिक महिलाएं करती नजर आएंगी। भिवानी जिले में कलिंगा गांव की निवासी पूजा नरेंद्र कलिंगा आज के समय में सोशल मीडिया पर बार्बी डॉल से प्रेरित होकर उन्हीं की तर्ज पर एक रोबोटिक महिला के रूप में रोल करके देश भर में प्रसिद्धि पा रही हैं। वे ठेठ हरियाणवी परिधान में रोबोट के रूप में अपने दिनचर्या के कार्य करते हुए नॉर्मल इंसान की बजाय हरियाणवी बार्बी डॉल के रूप में नजर आती हैं। उनकी ये एक्टिविटी वीडियो पर भी सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में वायरल हो रही है। उनके इस कार्य में उनके पति नरेंद्र कलिंगा भी सहयोग करते हैं। वे 2 बच्चों की माता हैं तथा प्राइमरी अध्यापक व चाइल्ड केयर का कोर्स भी किए हुए हैं। इस बारे में पूजा व उनके पति नरेंद्र कलिंगा ने बताया कि वे बार्बी डॉल से प्रेरित थी। घर में रहने के दौरान वे उन्हीं की तर्ज पर एक रोबोटिक सेंस में चलने का कार्य हॉबी के रूप में करती रही। जब उनके पति ने उनकी एक्टिविटी को देखा तो इस शौक को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, जिसके चलते उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। सीरियल वगैरह मेरा इंटरेस्ट रहा है और जब हमने वीडियो बनाने की सोची तो हमने इस कंटेंट पे वीडियो बनाना जो है सोचा कि इससे बनाएंगे तो शायद कुछ हो सकता है भविष्य में, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस तो सभी बनाते हैं, तो हमें कुछ अपना और हमने अपनी संस्कृति को भी शामिल किया। जैसे दामन कुर्ता हमने इसमें गेटअप रखा है, तो रोबोट को हमने जो है अपने हरियाणवी कल्चर में शामिल किया। अब तो जी हमारा डेली रूटीन हो गया है, मैं काम करते करते रोबोटिक एक्ट कर लेती हूँ। मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता तो मैं नॉर्मली हम कर लेते हैं ऐसे एक्ट। कभी लाइव आते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तभी मैं उसमें थोड़ा बहुत रोबोटिक एक्ट कर लेती हूँ। हमें अच्छा लगता है। अब तो रोबोटिक एक्ट इतना परफेक्ट हो गया इनका। देखो जब तक वायरल नहीं होते लोगों को अच्छा नहीं लगता, तब तक तो शर्म भी लगती है कि हम क्या करें। अब भरपूर प्यार मिल रहा लोगों का, उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब वायरल हुए तभी सभी गांव वालों को, परिवार वालों को पता लग रहा कि हम इस टाइप की वीडियो बनाते हैं। अब वायरल होने बाद सबको अच्छा लग रहा है, सब प्यार की नजर से देखते हैं। कहीं से कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षा नहीं ली है, इन्होंने अपने आप से ये सब कुछ किया है, अब खुद की मेहनत ही इनकी। आज विश्व शेर दिवस है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गुजरात अब 891 एशियाई शेरों का घर है। तेजी से फैलते आवासों और बढ़ती संख्या के साथ शेरों की वापसी भारत की सबसे बड़ी संरक्षण उपलब्धियों में से एक है। तो आइए देखते हैं शेरों के संरक्षण से जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट। सुरक्षा की जरूरत क्यों है? हर साल 10 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन शेरों की स्थिति, उनके सिमटते आवास और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भारत के लिए यह गर्व का विषय भी है, क्योंकि एशियाई शेर जो कभी विलुप्त की कगार पर थे, अब फिर से दहाड़ रहे हैं। 2025 की गणना के अनुसार गुजरात में अब 891 शेर हैं। 2020 के मुकाबले 32.19 की उल्लेखनीय वृद्धि और पिछले 10 वर्षों में 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी। वर्ल्ड लायन डे का पूरा सेलिब्रेशन है, ये अपने 2016 से भारत में शुरू किया गया था। शुरू में देखें तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर का भी जब मैं बात करूं तो 18,90,000 का पूरा पार्टिसिपेशन था। और बहुत ही इस तरह का एक अवेयरनेस हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं कंजर्वेशन में। जो एक सौराष्ट्र का को एग्जिस्टेंस का भी एक मॉडल है बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो उस सब चीज़ को भी प्रमोट किया जाता है, कम्युनिटी को साथ में ज़्यादा जोड़ा जाता है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लेकर के और पूरे लैंडस्केप के अंदर में वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में गिने चुने शेरों से लेकर आज लगभग 900 तक की यात्रा एशियाई शेर की यह कहानी
भारत के सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में से एक बन चुकी है। भारत ने एशियाई शेरों को पुनर्जीवित कर विश्व भर में संरक्षण का उदाहरण पेश किया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।